हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपने दीपावली की छुट्टियों का खूब आनंद लिया होगा। और अब फिर से हम लोग लौटते हैं अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो होगा आपको बताया भी था कि जो पिछला वीडियो था हमारा उस पर कोलराउस लॉ और बहुत सारी बातें हुई थी। तो मैंने ये कहा था कि कोलराउस लॉ यानी कोलराउस नियम पर आपको हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, मीन्स कोलराउस नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज इस लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर लौटते हैं। और ये हमने कोलराउस नियम लिख रखा है, उसका फार्मूला। बाकी तो मैंने डेफिनेशन वगैरह आप लोगों को बता दी है, एक बार फिर से भी रिवाइज हम कर देते हैं। तो कोलराउस नियम का जो परिभाषा है वो क्या है कि अनंत तनुता के निकट किसी भी विद्युत अवघट के किसी भी का मतलब मेरा से है प्रबल विद्युत अवघट से है कि प्रबल विद्युत अवघट का विलयन हो आपके पास और उसकी जो सांद्रता हो वो लगभग जीरो की तरफ पहुंच गई हो, या यूं कह लीजिए उसकी तनुता अनंत के निकट आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसके विद्युत अवघट में जितने भी धनायन हैं उनकी आयनिक चालकताओं और जितने भी ऋण आयन हैं उनकी आयनिक चालकताओं का योग क्या कहलाएगा, उसकी मोलर चालकता। अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता कहलाएगा। यही क्या है, इनका नियम है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें कि अनंत तनुता के निकट किसी भी विद्युत अवघट की मोलर चालकता उसके धनायनों और उसके कुल ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही आपका है कोलराउस का नियम। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए सिंबल में हम देखें अगर, तो ये सारे सिंबल आपको बताए हैं। V प्लस जो लिखा है ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, धनायनों की संख्या को व्यक्त करता है, और ये V माइनस जो है वो ऋणायनों की संख्या को व्यक्त करता है। C हमने लिया है धनायन के लिए, C फॉर होता है कैटायन, कैटायन मतलब धनायन होता है। तो यहाँ हमने C ले लिया, मतलब ये धनायन की मोलर चालकता होगी, और A फॉर एनायन होता है तो ये एनायन की होगी। ठीक ना। अब मान लीजिए आपको किसी विद्युत अवघट के लिए लिखना है इसको, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है BaCl2, ये विद्युत अवघट है। तो इसमें हमारे पास धनायन कितना है, 1 है, लेकिन जो ऋणायन यानी क्लोराइड आयन बनेगा उसका नंबर कितना है, 2 है। ठीक है ना। तो अगर हम इसके लिए कोलराउस नियम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लेमडा नॉट m, और यहाँ पर सुविधा के लिए हम ये BaCl2 भी लिख देते हैं, जिससे पता चले कि हम BaCl2 के लिए लिख रहे हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये लेमडा नॉट Ba प्लस प्लस। देखिए धनायन को मैंने यहाँ लिखा, चूंकि यहाँ लिखा मैंने ना C, यानी कैटायन का पहले लिख दिया। आप एनायन का पहले लिख दें, कैटायन का बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सेट पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना होता है। ठीक ना। प्लस अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हम डिसोसिएशन करेंगे तो 2 हमको क्लोराइड आयन मिलेंगे। यहाँ करके दिखा दें, इस तरह से इसका डिसोसिएशन होगा जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी पानी में घोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2Cl माइनस। तो हमारे पास ऋणायन 2 आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 × यानी यहाँ पर जो ऋणायनों की संख्या को व्यक्त कर रहा है उसका वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा नॉट Cl माइनस। यहाँ पर ये ऋणायन को व्यक्त करा, तो ये A जो है ऋणायन को व्यक्त करता है, उसके प्लेस पर हमने ये लिख दिया, क्योंकि हमारा ऋणायन यहाँ पर क्लोराइड आयन है। तो इस तरह से आपको विद्युत अवघट के लिए ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो सवाल भी आपके लग जाएंगे। ठीक ना। तो ये तो था, आपको डिटेल में समझाया भी है, एक एग्जांपल और हमने बता दिया है इस वीडियो में भी। तो ये विद्युत अवघट हो गया BaCl2। ऐसे आप और के लिए भी लिख सकते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल में और इसको चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है। अब कोलराउस नियम के अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो इसका क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो यही है कि इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अनुप्रयोग की बात करें, अनुप्रयोग, तो पहला एप्लीकेशन सबसे बड़ा जो है वो क्या है कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। कब?
इनफाइनाइट डाइल्यूशन के निकट, यानी अनंतता के निकट। ये टॉपिक की चर्चा मैंने काफ़ी करी थी कि हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं कोलराउस, सॉरी, जो एक ग्राफ हमने समझाया होगा पिछले वीडियो में, उससे नहीं निकाल पाते हैं, तो कैसे निकालते हैं वहां पर ये बात बताई थी आपको। तो चलिए देखिए, अनुप्रयोग का पहला पॉइंट क्या हो गया, कहाँ इसका अनुप्रयोग है? इसका अनुप्रयोग हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता की गणना करने में। सीमांत मोलर चालकता की गणना, ठीक ना। तो इस नियम से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। सीमांत मोलर चालकता मतलब वही अनंतता के निकट की जो मोलर चालकता होती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा को निकाल सकते हैं, ठीक ना। शॉर्ट में हमने लिख दिया, क्या निकाल सकते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को हम दिखाते किससे हैं? अल्फा से। तो वही सिंबल मैंने लिख दिया है। ये क्या है? वियोजन की मात्रा है। और किसकी वियोजन की मात्रा है? तो ये मुख्यतः वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट तो पूरी तरह वियोजित होते हैं, तो उसमें वियोजन की मात्रा का कोई खास रोल नहीं है। ऑलमोस्ट वो 100% ही वियोजित होते हैं, ये आदर्श डेफिनेशन है इसकी, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते हैं उसको मान लिया जाता है, ठीक है। तीसरा हम क्या निकाल सकते हैं? और हम निकाल सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक को भी पता लगा सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो यहां पर k क्या हो गया? वियोजन स्थिरांक, इसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन है कैसे निकालेंगे। ये तो आपको पता चल रहा है किससे निकालेंगे, अल्फा हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए एक रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा नॉट m अपॉन लेमडा नॉट m। ये होता है लेमडा m अपॉन लेमडा नॉट m। तो ये है वियोजन की मात्रा। अगर लेमडा m आपने निकाल लिया है, लेमडा m गिवन होगा या फिर आपने निकाल लिया है, लेमडा नॉट m हमने इसकी सहायता से निकाल लिया, तो फिर हम अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें से कोई भी दो राशि आपको पता हो तो तीसरी आप पता लगा सकते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हम इस नियम की सहायता से हम लेमडा नॉट m की भी वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं, अगर हमको ये दो वैल्यूज पता है। फिर एक फार्मूला होता है k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक ना। इसको ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ भी कहते हैं, 11th में ये होगा। तो यहां पर ये वियोजन स्थिरांक हो गया, ये वियोजन की मात्रा हो गई, ये विलयन की सांद्रता हो गई c, ठीक ना। तो अब इसकी हेल्प से देखिए इस नियम का हमने प्रयोग किया और हमने क्या निकाल लिया। मान लीजिए हमने लेमडा नॉट m की वैल्यू पता कर ली, तो लेमडा नॉट m की वैल्यू से हमने अल्फा पता कर लिया, और अल्फा की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू रखेंगे, तो वियोजन स्थिरांक भी पता हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। इसमें से सबसे ज्यादा यूजफुल आपका ये है कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। तो ये थे अनुप्रयोग। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल आपको हम समझाएंगे, ठीक ना। ये कहा भी था आपसे कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे, तो अब इस नियम पर कुछ आपको न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं जिससे आप आसानी से कर सकें। तो बच्चों, कोलराउस नियम पर ये एक न्यूमेरिकल हमने लिख रखा है। तो इसका पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि लेमडा नॉट m यानी सीमांत मोलर चालकता NaCl की, HCl की और NaAc की दी गई है, ये उनकी वैल्यूज है। तो आपको HAC की क्या निकालनी है, सीमांत मोलर चालकता निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हमने शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। तो देखिए इसमें दो चीज़ आपको समझा दें, NaAc का क्या मतलब होता है। तो ये है सोडियम एसीटेट, NaAc का मतलब होता है सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, सोडियम एसीटेट। अभी इसका पूरा फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, ये हो गया।
अगर सोडियम एसीटेट का फार्मूला देखा जाए तो इस तरह से होगा CH3COO Na। ये सोडियम एसीटेट का फार्मूला है। तो इसमें जो आयनाइजेशन होगा उसमें ये जब फ्यूजन होगा इसका वाटर में तो इस तरह से आयंस बनेंगे। ये इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन और इसी को दिखाते हैं AC से। और दूसरा बन जाएगा Na+, ये सोडियम आयन हो गया। इस तरह से इनका वियोजन होता है। ये बात समझ गए। फिर लिखा है HAC, तो Na के प्लेस पर हम H रख दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं HAC का मतलब होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। ये है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। और जब इसका वियोजन होगा तो कैसे होगा? CH3COO- प्लस H+। अगर वाटर में है तो कुछ अब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं H3O+ करके, ठीक ना। तो दोनों बातें सेम ही हैं, आप समझे रहिएगा इसको। हम यहाँ एक्वस लिख देते हैं, ये सब एक्वस हैं, पानी में घुले हुए हैं। तो ये है सिंबल इनका। एसिटिक अम्ल के लिए हम HAC यूज करेंगे, एसिटिक अम्ल के लिए क्या यूज किया जाएगा? HAC, ठीक है ना। यानी एसीटेट में H जुड़ा हुआ है तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसीटेट में अगर Na जुड़ा हुआ तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा आपका। और इतने पूरे को, एसीटेट को नॉर्मली किससे दिखाया जा रहा है? AC से, ठीक है ना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो चलिए, आपको इसी की वैल्यू पता लगानी है इनकी हेल्प से। और एक खास बात देखिए, ये सब के सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। तो मैंने कहा था कोलराउस नियम की सहायता से हम क्या करेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य की जो वैल्यूज हैं, जो मान है उनके सीमांत मूलर चालकताओं की, उसकी हेल्प से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांत मूलर चालकता का मान निकालेंगे। तो देखिए, लैम्डा नॉट m HAC को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमको इन तीनों की हेल्प से ये वैल्यू मिल जाती है तो ये जब वैल्यू मिल जाएगी तो इसका मतलब हमको लैम्डा नॉट HAC मिल गया, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम कैसे निकालें इनको। तो अभी थोड़ा सा आपको इक्वेशन वाइज समझाता हूं, फिर आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो 2-3 बार में इसका शॉर्ट में भी आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी शॉर्ट में बताना ठीक नहीं है। तो देखिए ध्यान से, इन सारे जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज कह लीजिए, या जो लैम्डा नॉट m NaCl है, इसको हम कोलराउस लॉ के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इसको इनके धनायनों और ऋणायनों के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो ये हमने कर रखा है इधर कि लैम्डा नॉट NaCl को हम कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा नॉट Na+ और Cl- इस तरह से हमने कर दिया है, ठीक है ना। अब इन्हीं की हेल्प से जो ये पूरे इक्वेशन है, अगर इसको हम बना लें इक्वेशन नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 ये बना लें, तो इन्हीं तीनों की हेल्प से हमको क्या लाना है? ये वाला फाइंड आउट करना है। अगर ये मिल गया तो ये साथ साथ वैल्यूज भी लिखी हैं, हमको वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो करना क्या पड़ेगा? ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें H+ है और AC- है। यहां भी देखिए कहां पर है? H+ इस वाले इक्वेशन में है, सेकंड नंबर में, और Na+ इस वाले में है। तो अगर हमको इन दोनों को चाहिए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आता है उसमें से ये वाला माइनस करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमको AC नहीं चाहिए अपने इक्वेशन में। सॉरी, मुझको लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया है, ध्यान से फिर से सुन लो। हाँ, ये देखो बेटा, HAC है, यहाँ पर H है और AC है। तो H यहाँ है, AC यहाँ है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हमको ऐड करना है, ठीक ना। तो जो हमारे इसमें आ रहे हैं उनको हमको ऐड करना है, इनकी भी साइन भी लगा है ऐड करने का, जोड़ने का। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करना है और फिर 1 को माइनस करना है, ओके। तो यहाँ पर हम यहाँ कमांड यानी निर्देश लिख देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ठीक ना। ये कर लिया। अब फिर माइनस लिख सकते हैं समीकरण 2। तो इसको हम बाद में भी कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। समीकरण 1 ये माइनस करना रहेगा, ठीक ना। तो ये पूरा आपका कमांड हो गया। करना क्या है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। इसमें पहले दोनों को ऐड करिए, यानी लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट Cl- ये हो गया। और इसकी वैल्यूज
हम लिख दे रहे हैं 425.9 और फिर लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट, अब देखिए इनको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को जो कुछ करना है, लेमडा नॉट AC माइनस, इसकी वैल्यू है 91.0, तो इनको आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 9, 6 और 9 और 2 हो जाएगा 11 और 4 1 5 हो जाएगा, 516 आ गया। तो ये लिख दीजिए लेमडा नॉट H प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस प्लस लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट AC माइनस, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना था, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को इसमें से माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, और इसकी वैल्यू है 126.4। चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, तो देखिए लेमडा नॉट Na प्लस है, लेमडा नॉट Na प्लस है, इसका चिन्ह माइनस हो चुका है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका साइन जो लेमडा नॉट Cl माइनस था, इसका माइनस हो चुका है और यहाँ पर प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब आप देख सकते हैं बचा क्या आपके पास, लेमडा नॉट H प्लस बचा प्लस लेमडा नॉट AC माइनस बचा, ठीक ना, एसीटेट और इन दोनों की साथ साथ वैल्यूज भी आ जाएंगी। इसको इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर लेना आपको, तो 9 में से 4 निकल जाएगा, तो ये बचा 5.66, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 11 में से 2 निकल जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 1 गया, इतना आ जाएगा। ठीक ना, अब ध्यान दो कि लेमडा नॉट H प्लस और लेमडा नॉट AC माइनस ये किसके इक्विवेलेंट है, यानी इनके प्लेस पर हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा नॉट MHAC। देखिए HAC के डिसोसिएशन से जो आयंस बनते हैं उनको हम कोलराउस के फॉर्म में लिखें तो ऐसे तो लिखेंगे, तो अगर हमको ये मिल गया तो इसका मतलब लेमडा नॉट MHAC मिल गया, और हमको मिल गई इसकी वैल्यू 390.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया। तो इस तरह से आप लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए तो आप ऐसे भी देख कर सकते हैं। देखिए मैंने कैसे करा था, यहाँ पर शॉर्ट में भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए इन इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन नहीं मतलब ऐसे आयंस ही देख लीजिए आप। तो लेमडा नॉट MHAC आपको निकालना है, और H हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, AC कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो हमने इसी तरह से अनुमान लगा लिया कि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है और इसको माइनस कर देना है, जिससे कि Na और Cl कैंसिल आउट हो जाएं, और हमको देखिए Na और Cl कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमको HAC मिल जाएगा। ठीक ना, तो हम एक साथ डायरेक्टली भी इनको लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे सीधे लिख सकते थे कि लेमडा नॉट MHAC इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस ये, और साथ साथ उनकी वैल्यू भी हम उससे माइनस कर देते। ठीक है ना, तो अगर ये समझ में आ गया हो तो हम एक बार इनको ऐसे ही कर देते हैं साथ में। देखिए इस तरह से ये मिटा देते हैं हम, ये देख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए शॉर्ट में आपने अनुमान लगाया कि हमको करना क्या है, तो आप ऐसे भी सीधे लिख सकते हैं कि लेमडा नॉट MHAC ये किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट H प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस प्लस लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट AC माइनस, फिर माइनस साइन लगाएंगे, माइनस लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। अब इज इक्वल टू करेंगे, उसमें करना क्या है, देखिए 425.9 प्लस 91.0 और फिर माइनस 126.4, यही तो किया था हमने। तो एक लाइन में आपका हो गया ये, यानी आपने अनुमान लगा लिया कि जो HAC की वैल्यू हमको मिलेगी वो इनसे मिलेगी, यानी इन दोनों को ऐड करने पर और उसमें से ये माइनस करने पर। ठीक है ना, तो आप अगर कंफ्यूज ना हो तो आप स्टेप बाय स्टेप लगा लीजिए, मतलब कंफ्यूज ना हो तो ऐसे लगा सकते हैं, अगर लगे कि कुछ गलत हो सकता है तो आप स्टेप बाय स्टेप लगाएं, उसमें भी बहुत समय नहीं लगेगा आपका। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया।
तो अब इसमें देखिए ये Cl माइनस, ये यहाँ पर प्लस है, इसका साइन यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा लैम्डा नॉट H प्लस और ये AC माइनस, और यही इसके इक्विवेलेंट है। तो जब वैल्यू कर लेंगे तो वही 390 पॉइंट आपका आ जाएगा, जो वैल्यू अभी निकाली थी सेम वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी आपको जिस तरीके से भी समझ में आए, इंपॉर्टेंट वो है कि आपका सवाल पहले सही हो। तो जैसे भी आप कर पाए कर लीजिएगा, सफिशिएंट टाइम होता है 3 घंटे का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो जो कंपटीशन होते हैं उसमें थोड़ा समय कम होता है, तो आप ऐसे मतलब शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैंने बताई दिए आपको। तो अब नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चंस आपको समझाते हैं जिससे और बातें क्लियर हो जाएं, क्योंकि इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं करना था। क्यों? क्योंकि लैम्डा H प्लस हमको चाहिए, लैम्डा H प्लस सीधे सीधे मिल रहा है, लैम्डा AC माइनस चाहिए, AC माइनस मिल रहा है, ठीक ना। सपोज करिए कि यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से चाहिए होता, यहाँ पर 2H प्लस होता, तो हमको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करने से पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक ना। अगर यहाँ पर हाफ होता तो इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ता, ये सारी काम करने पड़ेंगे। तो क्लियर कैसे होगा, एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, ठीक है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए दूसरा सवाल हमने लिख लिया है, शॉर्ट में ही लिखा हुआ है कि अनंत तनुता पर या अनंत तनुता के निकट बेरियम हाइड्रोक्साइड की सीमांत मोलर चालकता का मान, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मोलर चालकताओं के मान ये दिए गए हैं। हमने मात्रक यहाँ नहीं लिखा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ही होगा सबका, ठीक है ना। मात्रक तो कई बार लिख चुके हैं। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, दी गई हैं प्रश्न में, और कह रहा है कि अनंत तनुता पर NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सीमांत मोलर चालकता की गणना करो, ठीक है ना। ये प्रश्न है, तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों की गिवन है, और ये तीनों देखिए सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, और निकालना जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक ना। तो इसका मतलब हम इसकी सहायता से किसका निकाल रहे हैं, लगातार दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन तीनों का हमने इक्वेशन बना लिया है, मतलब कहने का कि जैसे आप कोलाउस नियम को लिखते हैं हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वैसे 3 इक्वेशन आपको बना लेने हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इक्वेशन देखिए ये बना है, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड से एक बेरियम मिलेगा और 2 OH आयन मिलेंगे, तो फार्मूला बनेगा उसका लैम्डा नॉट Ba प्लस 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 2 इंटू लैम्डा नॉट OH माइनस, ये बन गया। इसी तरह BaCl2 का बन जाएगा, तो इसमें भी बेरियम क्लोराइड के वियोजन से बेरियम मिलेगा और 2 क्लोराइड मिलेंगे, यानी ये 1:2 टाइप का सॉल्ट है, तो यहाँ पर 1:2 टाइप के आयन भी उसी रेशियो में मिलेंगे। और अमोनियम क्लोराइड में एक अमोनियम एक क्लोराइड मिलेगा, और उसकी वैल्यू है। और हमको जो निकालना है उसका भी हमने इक्वेशन बना रखा है, लैम्डा नॉट NH4 प्लस और OH माइनस, ये क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे इसको, इसमें जो पहला वाला बताया था आपको वो थोड़ा सा इजी था, और ये थोड़ा सा कठिन है, और ध्यान में रखना है, तो ये भी बहुत ही इजी हो जाएगा, फिर आगे आप कर सकेंगे। तो देखिए आप आइए अपने डिजायर्ड इक्वेशन जिसको हमको प्राप्त करना है, अगर हम इन तीनों की हेल्प से ये इक्वेशन पा लें, तो इसका मतलब हमको लैम्डा नॉट NH4OH की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन है इसको हम कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में है क्या, लैम्डा नॉट NH4 प्लस है, तो यहाँ तीनों में उसको खोजिए कहाँ है, तो वो है इक्वेशन नंबर 3 में, लैम्डा नॉट NH4 प्लस, ठीक है। अगला अब लैम्डा नॉट OH माइनस चाहिए, वो है यहाँ पर। अब यहीं पर बच्चों ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर लैम्डा नॉट OH की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब OH आयन हमको 1 चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। तो हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। अभी एक तरीका आपको बताता हूं, तो इसको 2 को आपको हटाना है, कहने का मतलब हमको यहाँ पर 1 मोल के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को, यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, ओके।
तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 इंटू 2 आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसको मैं जरा डिटेल में यहाँ लिखता हूँ, ठीक ना। पहले कमांड समझ लीजिए क्या करना है। तो पहला हो गया कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, भाग करके फिर देखिए अमोनियम 1 है, अमोनियम 1 है, इसको हमको जोड़ना है। तो समीकरण 3 को जोड़ने पर, यानी हमने कमांड लिख दिया समीकरण 1, इसको हमको डिवाइड करना है 2 से और फिर इसमें हमको जोड़ देना है समीकरण 3। पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 ये है हमारी, इसको हमने लिखा, तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 लैम्डा नॉट Ba प्लस प्लस, ओके। प्लस अगर यहां पर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2 लैम्डा नॉट OH माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं आता फिर बाद में, और ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 457.6 को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सब सारे टर्म को 2 से डिवाइड करना है, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 228.8 आ जाएगा, ठीक ना। ये इतना वैल्यू आ गया, ओके। अब इसमें हमको जोड़ना क्या है, समीकरण 3, समीकरण 3 ये वाला है, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट NH4 प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और इसकी वैल्यू है 130.0, ठीक ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू लैम्डा नॉट Ba प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ तो 1 बचा तो 1 लिखा नहीं आता, ऐसे लिख देंगे लैम्डा नॉट OH माइनस प्लस लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और ये वैल्यू जब हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा ये 358.8, ठीक ना। 8 या 80 लिख सकते हैं, ये आ गया। अब क्या करना है, इसमें से इक्वेशन नंबर किसको माइनस कर देना है, देखिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को माइनस करना है, यानी लैम्डा नॉट Ba प्लस प्लस। तो यहाँ भी एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर 2 क्लोराइड हैं और इक्वेशन में हमारे पास 1 क्लोराइड आयन है, कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी इसको भी, इस पूरे इक्वेशन को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहीं पर हम कमांड लिख देते हैं, उसका यहाँ पर हम पूरा कर देंगे, फिर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने समीकरण 1 को 2 से डिवाइड किया, समीकरण 3 को जोड़ा, फिर माइनस किसको करना है, समीकरण 2 को करना है, और उसको 2 से डिवाइड करके करना है, 2 से भाग करके। तो चलिए 2 से भाग करते हुए चलते हैं और माइनस भी कर लेंगे भी। तो यहाँ पर जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा हाफ लैम्डा नॉट Ba प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 2/2 यानी 1 हो जाएगा, तो यहाँ सीधे हम लिख दें लैम्डा नॉट Cl माइनस, और इसका जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यार वैल्यू कितना आ जाएगी 120.25। अब चूंकि माइनस करना है तो माइनस कर दें, इसको साइन सबके चेंज कर देते हैं, ये हो गया, ठीक ना। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये दोनों बचे। इनको यहाँ लिखते समय रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, NH4 प्लस को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस हो गया ये, और ये वैल्यू आपकी आ गई, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 238.55, ये वैल्यू आ जाएगी इसमें से माइनस करने पर, ठीक ना। और फिर से देखिए लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस किसके इक्वल है, लैम्डा नॉट M NH4 OH के इक्वल, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो ये है, तो इसका मतलब अब हमको मिल गया लैम्डा नॉट M NH4 OH, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य था उसकी हमको वैल्यू मिल गई, यानी सीमांत मोलर चालकता का मान पता हो गया 238.55 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
ठीक ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर OH कितना है? 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर NH4 कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यानी ये पूरा किसके लिए निकलेगा? 2 मोल्स के लिए निकलेगा। और जब पूरा वैल्यू आपकी आ जाए तो उसको 2 से लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी इसको समझ लिए ना आप लोग? तो ये देख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा कमेंट में। और अब हम दूसरा तरीका भी आपको बता दें कि कैसे और करना है आपको, ठीक है ना। तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से प्रोसीड कर लेना, ठीक है। उस तरह सवाल आप लगाइएगा जल्दी से। तो चलिए अगला तरीका देखते हैं, ठीक है। तो ये हम यहां से मिटा देते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होगा कि हमको 2 मोल्स के लिए निकालना है। मतलब देखिए इसको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर ये 1 मोल्स के लिए लिखा हुआ है। तो सपोज करिए हमारे पास 2 मोल्स के लिए मैं निकाल रहा हूँ। 2 मोल्स हमारे पास NH4OH हैं और उनको एक साथ हम लिख देते हैं, यानी हम ऐसे बना लेते हैं क्वेश्चन को। हम किसी को डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपली हमको चाहिए कि 2 हमारे पास OH भी आ जाए, 2 हमारे पास ये भी आ जाए, और 2 OH तो है मेरे पास, 2 NH4 प्लस नहीं है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम कमांड क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 गुणे समीकरण 3, ये हो जाएगा। और फिर माइनस कर देंगे समीकरण 2, ठीक है ना। ये सारा कमांड हो गया। समीकरण 1 हमारा कौन सा है? ये वाला है। तो देखिए लैम्डा नॉट BA प्लस 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 2 इंटू लैम्डा नॉट OH माइनस, ओके, ये आ गया। और फिर क्या करना है, समीकरण 3 को 2 से गुणा करते हुए लिखना है, ऐड करना है। तो समीकरण 3 ये है, तो आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा नॉट NH4 प्लस और प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। वैल्यूज अभी बाद में करेंगे। और फिर माइनस क्या करना है हमको? माइनस समीकरण 2 करना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट BA प्लस 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 2 लैम्डा नॉट, सॉरी माइनस लगाना है यहाँ पर हमको, 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल टू। अभी देखिए हमने क्या क्या जोड़ा है, समीकरण 1 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 457.6 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, यानी 260.0 हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर, यहाँ जगह नहीं बच रही, नीचे लिख दे रहा हूँ बेटा, 240.5 ये वैल्यू आ गई, ठीक ना। तो देखिए वही बात हो गई यहाँ पर। देखिए ध्यान से कि अगर हम इसको देखते हैं तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास। देखिए लैम्डा नॉट BA प्लस प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। फिर 2 Cl माइनस है यहाँ पर, और ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आया क्या? ये आ गया हमारे पास 2 लैम्डा नॉट OH माइनस प्लस 2 लैम्डा नॉट NH4 प्लस। अब बचा हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज, इनको हम ऐड कर लें, ऐड करने के बाद इसको माइनस कर दें। तो ये आ जाएगा आपका 6, पहले इसको ऐड करते हैं 6, और ये फिर हो जाएगा 7, ये 0 हो गया, और 6 5 11 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए 6 फिर 7 फिर 11 7 आ जाएगा यहाँ पर, 717.6 आ गया। इसमें से हम माइनस कर दें 240.5। तो अब इसको रीअरेंज भी साथ साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस 2 लैम्डा नॉट OH माइनस
यहाँ पर लगा दें 2, और ये वैल्यू माइनस करने पर आ जाएगी, देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया 0, और 6 में से 5 गया 1 बचा, फिर 7 आ गया, फिर यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 4 गया, फिर ये 7 हो गया, और 7 में से 2 गया, ये आ गया 577.10, ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखो NH4+ और OH- ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या चीज़, लैम्डा नॉट M NH4OH, ये बनेगा। लेकिन 2 मोल्स के लिए लिखा है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर वैल्यू आ गई 577.10। अब आपको 2 से इसको डिवाइड कर देना है तो 1 मोल के लिए निकल आएगा, लैम्डा नॉट M NH4OH इज इक्वल टू 577.10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 8 जा यानी 2 8 16, 1 17, फिर कितना आ जाएगा 2 8 16, 1 17, और फिर दशमलव में 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 288 नहीं गलत कर दिया मैंने, देखिए 2 2 जा 4 आ गया, ये पॉइंट 17 हो गया यहाँ पर, तो 2 6, अच्छा यहाँ पर 4 आएगा बेटा, यहाँ पर गड़बड़ी मैंने कर दी है, माइनस करने में देखिए मैं हो गया 4771 आएगा ये, ठीक ना, 477 आएगा। तो 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 जा 6 17, 2 8 जा 16, और ये आ जाएगा 5 5। तो वही वैल्यू सेम आएगी जो पहले आई थी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी इजी लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई। पहला वाला तरीका भी बताया कि एक में डिवाइड करके आपको काम करना है, एक में आपको मल्टीप्लाई करके काम करना है। तो इस तरह से और सवालों की प्रैक्टिस आप कर लेना, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक जो आपको बताया था वियोजन की मात्रा वाला, एक आध क्वेश्चन उसका भी बता देते हैं आपको। वियोजन की मात्रा से भी संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आप कर लें, ठीक है। तो बच्चों आप दूसरा सवाल देखिए, ये भी हमने शॉर्ट में लिख रखा है सवाल, आपको बता देते हैं कि NH4OH की यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 0.1 मोलरिटी यानी मोलरता जो विलयन की है वो 0.1 है। उस सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता 3.6 है, और अनंत तमता पर या यूं कह लीजिए सीमांत मोलर चालकता का मान इतना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको निकालना है NH4OH की वियोजन की मात्रा यानी अल्फा की गणना करनी है, ठीक ना। वियोजन की मात्रा को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से। तो वो निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, इसमें तो बहुत इजी है ये, बस आपको अगर फार्मूला पता है, बताया भी था कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा M अपान लैम्डा नॉट M। तो इसमें क्या है, ये जो वैल्यू गिवन है आपको 0.1 M सांद्रता पर मोलर चालकता, तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, बस ये समझ मतलब दिया गया कि हाँ ये सीमांत नहीं है, एक सांद्रता हमको देनी पड़ेगी, इसलिए वो वैल्यू गिवन है। तो 3.6 है, मतलब ये वाली जो वैल्यू हमारी है वो क्या है, लैम्डा M की वैल्यू है, किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और ये जो वैल्यू है वो लैम्डा नॉट M है। तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस वैल्यू पुटअप करिए, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो गया लैम्डा M की वैल्यू है 3.6 और लैम्डा नॉट M की वैल्यू है 271.3। तो इस दोनों को डिवाइड करेंगे जब, तो वैल्यू आ जाएगी 0.013। अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज में आ जाए तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज में जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1.3%। कहने का मतलब कि इतनी सांद्रता पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी वियोजन की मात्रा मात्र कितना है, 1.3% है। यानी अगर आपने 100 मोल्स इसके लिए रखे हैं तो 1.3 मोल्स क्या होंगे, सिर्फ वियोजित होंगे, यानी उनके वियोजन से NH4+ और OH- आयन जनरेट होंगे, ठीक ना। और कितने होंगे, 1.33 मोल्स दोनों के। क्लियर, ये मीनिंग हो गया इसका। परसेंटेज में इतना आ रहा है, परसेंट का मतलब होता है 100। अगर 100 आप मॉलिक्यूल लिए हैं तो 1.3 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं 100 मोल्स लिए हैं तो आप 1.3 मोल्स डिसोसिएट हो रहा है, वियोजित हो रहा है।
किसका वियोजित हो रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो उम्मीद करता हूं कि जो कोलराउस लॉ पर आपको हमने सवाल बताए, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर प्रैक्टिस करने के बाद इसका जो है आप शॉर्ट में भी आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिस की जरूर करिएगा, तो आप इसमें कहने मतलब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप पारंगत हो जाएंगे, एकदम तुरंत सवाल लगा देंगे। ओके, तो बच्चों अब आपका अगला टॉपिक है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। लगभग हम लोग चैप्टर के लास्ट में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद सिर्फ फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल बचेगा आपका इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और संक्षारण यानी कोरोजन बचेगा, वो शेष रह जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं इस वीडियो में जितना टॉपिक कवर हो जाएगा वो हम कर लेंगे। तो अब आज पढ़ना है, मतलब आगे का टॉपिक है आपका ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। आपको हो सकता है बुक में ये प्राथमिक बैटरीज या द्वितीयक बैटरीज के नाम से यानी सेकेंडरी बैटरीज के नाम से भी टॉपिक मिल सकता है। अभी हम उसमें क्या डिफरेंसेस है वो बता देंगे आपको, पहले सेल समझिएगा। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ये जो आपको पढ़ाया है हमने विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना। तो एक मतलब टेक्निक है रिचार्ज करने की, तो उस बेसिस पर जो गैल्वेनी सेल है या विद्युत रासायनिक सेल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पार्ट हो जाता है उसका प्राथमिक सेल और दूसरा पार्ट हो जाता है द्वितीयक सेल, ठीक ना। तो क्या अंतर है इसमें? प्राथमिक सेल में प्राथमिक सेल को आप क्या कर सकते हो बच्चों कि बस इसका एक बार यूज किया जा सकता है। मतलब आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी इक्विपमेंट में, जैसे आप रिमोट में लगा दें या टार्च में लगा दें या रेडियो में लगा दें, तो प्राथमिक सेल ही उसमें लगती है और इसको एक बार जब लगा दिया आपने और जब वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि इन सेलों को हम केवल एक बार मेरा कहने से मतलब है डिस्चार्ज होने तक, ठीक ना। तो एक बार यूज कर सकते हैं, इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा द्वितीयक सेल, यानी जो सेकेंडरी सेल होंगी उनको हम बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आपने उसका यूज किया, अब द्वितीयक सेल कहाँ पर आप यूज करते हैं? जितनी भी मोटर है, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, स्कूटी है, सब में जो इलेक्ट्रिक के लिए यूज करी जाती है बैटरी, वो या सेल, उसको हम द्वितीयक सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और अब काफी ज्यादा आपके घरों में भी दिख रही है कि इन्वर्टर के साथ जो बैटरी कनेक्ट है, जैसे हम सीसा संचायक यानी लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, वो भी द्वितीयक सेलों से मिलकर ही बनी है, ठीक ना। यानी वो भी द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल समझ में आपको आ गए होंगे कि द्वितीयक सेल मतलब कैसी दिखती होगी। तो देखा तो सभी ने होगा, तो ये एग्जाम्पल मैंने बता भी दिए। तो उसमें होता क्या है कि आप देखते हैं कि एक बार डिस्चार्ज हुई, फिर आपने उसको इन्वर्टर से कनेक्ट कर रखा है, उसमें एसी करंट जाएगा, वो डीसी में बदल जाएगा और डीसी से वो रिचार्ज हो जाएगी। और जब रिचार्ज हो जाएगी तो सिग्नल आ जाएगा, ऑटो कट भी अब तो लगा रहता है, तो फिर से वो क्या होने लगेगी, आपको फिर से लाइट जाने पर एनर्जी फिर से प्रोवाइड करने लगेगी, नहीं विद्युत ऊर्जा देने लगेगी, ठीक ना। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो ये है, इसी को हम बोलते हैं कि हम उसका बार बार यूज कर रहे हैं। अब जरा केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, कि प्राथमिक सेल में जो सेल अभिक्रिया है, यानी सेल के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती ना, तो उसको हम बोलते हैं सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया इसमें क्या होगी, केवल एक दिशा में होगी, एक दिशा में होगी, ठीक ना। और जब एक दिशा में होती है तो इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय। तो इसीलिए प्राथमिक सेल को हम एक नाम और दे देते हैं, क्या नाम हो सकता है इसका? अनुत्क्रमणीय सेल, ठीक ना। इस नाम से भी आपको मिल सकती है। तो चूंकि इसमें जो सेल रिएक्शन होंगी, सेल रिएक्शन का मतलब आपको समझाया हुआ है पहले के टॉपिक्स में, जो एनोड और कैथोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण ही होगा, आप उसको बाहरी स्रोत से जोड़ करके उस पर अपचयन नहीं करा सकते, एक बात। दूसरी,
कैथोड पर अपचयन होता है अपने आप, वो अपचयन ही होगा, बाहरी स्रोत से आप उस पर ऑक्सीकरण नहीं करा सकते। तो जब आप रिवर्स नहीं कर सकते तो सेल रिचार्ज भी नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि इसके अंदर, प्राथमिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोडों पर सेल अपक्रियाएं या इलेक्ट्रोड अपक्रियाएं हो रही हैं वो सिर्फ एक दिशा में होंगी। तो यहां पर समझ गए होंगे कि ये दोनों दिशाओं में होंगी, यानी अग्र दिशा में और पश्च दिशा दोनों में होंगी, ठीक है ना। यहां हम लिख सकते हैं, यहां दोनों दिशाओं से मतलब दोनों दिशाओं में होगी। क्या चीज होगी? सेल अपक्रिया। तो यहां लिख देते हैं सेल अभिक्रिया। ओके, दोनों दिशाओं से मतलब होने का अभी जो समझाया आपको कि सेल जब अपने आप वर्क करेगी तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। आप बाहरी स्रोत से जोड़ करके एनोड पर अपचयन करा सकते हैं और कैथोड पर ऑक्सीकरण क्रिया करा लेंगे। ये इस सेल में ऐसा बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी है कि इस तरह से इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड का चयन किया जाता है कि जिससे इसमें बाहरी स्रोत से आप क्या कर सकें, पुनः रिएक्शन को रिवर्ट कर सकें, यानी जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है उस पर अपचयन करा सकें, जिस पर अपचयन हो रहा है उस पर ऑक्सीकरण करा सकें। तो आपने देखा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करा लिया और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करा लिया, ठीक ना। तो एनोड पर क्या होता है, यहां पर एनोड पर होता है नॉर्मली ऑक्सीडेशन। आपको बताया भी होगा कि जब भी हम बात करें एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा, ठीक ना। और कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा, यानी रिडक्शन होगा। तो ये जो घटना हो रही है वो इसमें भी होती है, लेकिन इसमें आप रिवर्ट नहीं कर सकते। यहां पर क्या कर सकते हैं, जब आप इसको सेल को बाहरी स्रोत से जोड़ देंगे, जैसे ये सेल है, सॉरी ये सेल है, इसको आप बाह्य स्रोत से जब जोड़ देंगे, ये आपका कैथोड है, ये एनोड है। तो जब इसको बाह्य स्रोत से जोड़ देंगे, इसको एनोड से, इसको कैथोड से, यानी इसको नेगेटिव एंड से, इसको पॉजिटिव एंड से, तो इस पर सेल रिएक्शन रिवर्ट हो जाएंगी। यानी इस पर जो अभी तक अपचयन हो रहा था अब ऑक्सीकरण होने लगेगा, इस पर जो ऑक्सीकरण हो रहा था अपचयन होने लगेगा। तो यहाँ पर सेल अपक्रिया रिवर्ट हो गई, यानी दोनों दिशाओं में हो रही है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं दोनों दिशाओं में होना। तो द्वितीयक सेल में सेल अपक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, ठीक है। और चूंकि दोनों दिशाओं में हो रही थी, इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? उत्क्रमणीय सेल, उत्क्रमणीय सेल, ठीक है ना। तो यही बच्चों बेसिक डिफरेंस है किसमें, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में, कि इसमें आप इसको अगर सरल भाषा में बोलें तो इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, केवल सिंगल यूज होगा। इसका एक बार आपने जिसमें भी लगाया, चाहे रिमोट में, चाहे रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, चाहे फिर आपने सेल में लगा दिया, मतलब जो टार्च होती है उसमें लगा दिया, तो बस एक बार यूज हो गई, तो फिर आप दोबारा उसको निकाल करके सोचे रिचार्ज करके फिर डाल दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। और दूसरा नाम क्यों पड़ा इनका अनुत्क्रमणीय, तो रीजन भी बताया आपको, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुष्क सेल, पहला एग्जाम्पल शुष्क सेल, और इसी को नाम देते हैं लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मरकरी सेल हो जाएगा इसी का, मरकरी सेल, ओके। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और इसमें अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला बहुत कॉमन है, सीसा संचायक सेल, यानी लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज या लेड स्टोरेज सेल। दूसरा, इसमें निकिल और कैडमियम, निकिल कैडमियम संचायक सेल हो जाएगा, संचायक सेल। तो इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल दोनों के हो गए, इनको आपको तैयार कर लेना, मतलब याद रखना है। तो बच्चों एक बात हम बता दें आपको कि ये चैप्टर के लगभग एंड का टॉपिक है,
और अमूमन जब हम सेल वगैरह का फंक्शन पढ़ लेते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो चूंकि सिलेबस आपको बताया था कि कम हो गए हैं काफ़ी, और उसमें आपको करना क्या है कि एक एक टॉपिक पर ध्यान देना है। कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, ठीक ना। तो किसी पर कोई शिथिलता आपको नहीं बरतनी है, इसलिए इस टॉपिक को भी हम आपको डिटेल में ही पढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो अमूमन हम कह देते थे कि आपको जो है सेल की पूरी फंक्शनिंग हमने पढ़ाई दी है, तो आप जाके केवल एनोड कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन होती हैं वो सब याद रख लीजिएगा। अमूमन बच्चे करते भी नहीं थे, तो ये लापरवाही करते थे। अब आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। तो आप अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, जैसा भी हो आपका, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में एनसीईआरटी जो बुक्स में है आपके, उसके हर एक टॉपिक को बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से। अब हम डिटेल में लेते हैं, किसको समझाते हैं आपको, पहले शुष्क सेल को समझाते हैं। ओके, कि शुष्क सेल क्या है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या बेसिक डिफरेंस था, वो कंफर्म हो गया है, ठीक है ना। तो बच्चों ये शुष्क सेल का एक फिगर हमने बना रखा है। आपने देखा होगा कि जो आपके रिमोट में जो सेल लगती है वो इसी टाइप की होती है, और पहले रेडियो में थोड़ी सी बड़ी बड़ी या मोटी, उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता था, उस टाइप की सेल लगती थी। बहुत कम हो गया है, फिर भी कुछ अभी इक्विपमेंट कह सकते हैं, जैसे कुछ कुकिंग टॉप आते हैं, उसमें लाइटर के लिए सेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वहाँ पर मोटी सेल लगती है, डायमीटर उसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो चाहे वो डायमीटर कम हो या ज़्यादा हो, डिज़ाइन एक ही रहता है उसका। ऑलमोस्ट जो है वो एक बेलनाकार शेप में ही रहती हैं। तो ये देखिए इस तरह से होता है। इसमें ये सेल के जो ये अंदर चारों तरफ सेल के बाहर का जो ये क्षेत्र है, ये कंटेनर है, ये जस्ते का बना होता है, यानी जिंक का, तो इसको जिंक पात्र, और ये किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। और इसके अंदर एक, अगर आप निकाल के कभी एनालिसिस करें सेल की, तो आप पाएंगे काली सी पतली सी रॉड होती है, और ये मेनली बनी होती है ग्रेफाइट यानी कार्बन की रॉड होती है। और ये किस तरह एक्ट करती है, सेल में एक कैथोड की तरह ये काम करती है, ठीक ना। तो जब आप इसको रिमोट में या टार्च में, तो दो पोल्स वहां लगे होते हैं, तो ये आपका कैथोड है और ये एनोड है। ये आपका नेगेटिव पोल होगा, तो जहां नेगेटिव साइन बना होगा उसमें रिमोट में या ट्रांजिस्टर में, उधर ये जाएगा, और पॉजिटिव की तरफ ये चला जाता है। इस तरह से सेट हो जाता है और सेल काम करने लगती है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका डिटेल में। तो ये ग्रेफाइट जो कैथोड है, इसके चारों तरफ ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण इसके चारों तरफ भरा होता है, लगा होता है। और फिर उसके बाद अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम मॉइस्ट पेस्ट भरा होता है, और इसका फंक्शन होता है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, यहाँ पर विद्युत अपघट्ट की तरह काम करता है, क्योंकि कैथोड और एनोड के बीच हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक ना, वो किसी न किसी तरह से कनेक्ट रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो ये काम कौन कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मॉइस्ट यानी नम पेस्ट काम कर रहा है, यानी पेस्ट की तरह होता है, ये एकदम से लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया जो इसके मटेरियल हैं। इनसे भी तमाम क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, कि मान लीजिए क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि शुष्क सेल में एनोड कौन होता है, एनोड की तरह कौन कार्य करता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको पता है तो बता देंगे आप, जिंक, जो जिंक कंटेनर होता है, पात्र होता है, वही आपका क्या कर रहा होता है, एनोड की तरह। और कैथोड की तरह कौन काम करता है, तो बिल्कुल क्लियर है कि कैथोड की तरह हमारा ग्रेफाइट काम कर रहा है। लेकिन जब भी आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी भी सेल में अगर कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है, तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। वो एक इलेक्ट्रोड की तरह, मतलब केवल विद्युत धारा का संचालन कर रहा है और कोई काम उसका नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करता। तो उस पर अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, कि शुष्क सेल में कैथोड पर किस सब्सटेंस का, यानी किस पदार्थ का अपचयन होता है, बनेगा अच्छा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए इसमें जो आपको बताया कि इस कैथोड यानी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण,
वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन में कैथोड पर इस ग्रेफाइट का कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आए इस पर, और उसके कांटेक्ट में कौन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो मेनली वही क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 4। अब ये रिड्यूस होकर के यानी अपचयित होकर के इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +2, ठीक ना। तो +4 से +2 हो जाता है, ओके, सॉरी +2 नहीं +3 हो जाता है। ये बना है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड MnOOH। तो इसके ऑक्सीजन के कारण +2 आएगा और OH के कारण +1 और आ जाएगा, तो +3 हो जाएगा, यानी +4 से +3 जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण नंबर चेंज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कैथोड पर मेनली मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का किसमें अपचयन होता है, तो उसका आंसर ये होगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड अपचयित हो जाता है किसमें, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड में, ओके, या बेसिक ऑक्साइड में कह सकते हैं हम। और जो यहाँ पर पेस्ट था अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, वो उस पेस्ट में से अमोनियम आयन मेनली इसके साथ रिएक्ट करता है और इस इलेक्ट्रॉन को वो रिसीव कर रहा है और किस में चेंज हो जा रहा है, अमोनिया में, यानी अपना एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ दे दे रहा है H+ को, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जा रहा है, तभी इसका रिडक्शन हो गया और ये चेंज हो गया अमोनिया में, ओके। तो इस तरह से ये रिएक्शन है कहाँ पर, कैथोड पर। एनोड पर बड़ी सिंपल रिएक्शन है, हालांकि ओवरऑल जो रिएक्शन इसके अंदर होती है वो जटिल होती है, ये सरल रूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो एनोड पर बहुत आसान सा है कि जिंक कंटेनर जो होता है, जिंक कंटेनर, इसी में जो जिंक कंटेनर जिंक परमाणुओं का बना होगा, तो जिंक परमाणु ही क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ओके। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की घटना को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया और यहाँ पर अपचयन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेल रिएक्शन होती रहती है और इसमें से करंट जनरेट होती रहती है, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है इन रासायनिक ऊर्जा से या इन रासायनिक अभिक्रियाओं से। और यही जब रिएक्शन चलती रहेगी, जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा मटेरियल, यानी पूरा अपचयित हो जाएगा, तो ये सेल काम करना बंद कर देती है। इन सेल की जो आयु होती है यानी लाइफ जो होती है बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है रिमोट वगैरह, तुरंत क्या हो जाता है, मतलब कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो आपको चेंज करना पड़ जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हो जाए कि इनकी लाइफ कम क्यों होती है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मतलब अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लाइफ कम होने का रीज़न क्या है, देखिए ध्यान से, कि इसमें हम लोग यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, नम पेस्ट होता है। अब अगर अमोनियम क्लोराइड को देखा जाए, यहाँ पर लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, चूंकि नम करने के लिए तो वाटर डाला जाएगा, तो ये वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होकर यानी जल अपघटित होकर क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ये तो यहाँ पर बन जाता है, अगर ये पेस्ट रखा हुआ है ज़्यादा दिनों तक, तो चाहे ये सेल काम करे या ना करे, और कर रही तब भी इसमें से जो हाइड्रोलिसिस के कारण ये HCl जनरेट होता है, वो इस जिंक कंटेनर को कोरोड करता है, मतलब उसको संक्षारित करता रहता है, उसका कोरोजन कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो जिंक आयन आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब जिंक आयन यानी Zn एटम कम हो जाएंगे, यानी इनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये जिंक जो है किससे रिएक्ट कर जा रहा है, जो पेस्ट भरा हुआ उसमें जो HCl जनरेट हुआ उससे रिएक्ट कर रहा है। तो जिंक एटम की नंबर्स कम होते चले जाएंगे। तो हमको कैथोड एनोड पर ऑक्सीकरण के लिए जो जिंक चाहिए होगा उसका नंबर कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो बहुत जल्दी ये सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। रीजन समझ में आ गया। एक चीज और होता है कि जो यहाँ पर अमोनिया गैस जनरेट होती है, अमोनिया गैस जनरेट हो रही है, तो अमोनिया गैस अगर इसी में भरती रहे तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी स्वेल कर जाएगी, फट भी सकती है, ठीक ना। अब इस अमोनिया गैस को जो इसमें मॉइस्ट पेस्ट में देखिए, ये जो रिएक्शन से Zn+ आयन जनरेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ, जो जिंक आयन जनरेट हुआ
उससे ये अमोनिया कॉम्प्लेक्सेशन मतलब कंबाइन हो जाती है और एक संकर यौगिक, कैसा यौगिक, संकर यौगिक बनाती है ZnNH3 का होल 4 डबल पॉजिटिव। यानी अगर इसका IUPAC नाम लिखें तो टेट्रा एमीन जिंक और सेकेंड आयन बोला जाएगा। तो खैर ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका पूरा डिटेल में होगा नाम। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस तरह से अमोनिया भी कंज्यूम हो गई यहाँ पर। और चूंकि इसने जिंक आयनों, यहाँ जो इस पेस्ट में जिंक आयन बन रहे थे उनको इसने कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर नए जिंक आयन बनने की टेंडेंसी बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स बनता रहेगा कि Zn+ का ऑक्सीकरण, सॉरी जिंक का ऑक्सीकरण होता रहे और ये सेल लगातार काम करती रहेगी उसी वोल्टता के साथ। लेकिन जैसे जैसे अमोनियम आयन खत्म होते चले जाएंगे सेल काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी। ओके, तो इस एक समय बाद ये डेड हो जाती है। तो दो रीजन आपको बताया हमने, एक तो ये खत्म हो रहा है, दूसरा साथ साथ में ये भी होता है कि जो इसका अम्लीय नेचर है, अम्लीय नेचर क्यों है वो सब रीजन समझाया आपको, ठीक है ना। तो अम्लीय नेचर कारण जिंक लगातार रिएक्ट करता रहता है, यानी ये जो इससे HCl बनता है वो उसके पात्र से रिएक्ट करता रहता है, इसलिए क्षरण होता रहता है और सेल डेड हो जाती है, ठीक है ना। तो इतनी बातें होती हैं इसमें। तो ये था पूरा ऑलमोस्ट डिटेल में हो गया कि आप शुष्क सेल के बारे में क्या क्या मेमोराइज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन में तो यही आएगा कि इसका एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, उस पर कौन कौन से सब्सटेंस, किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन काम करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये काम करता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल में होंगे। इसकी शॉर्ट लाइफ यानी इसकी लाइफ जो है कम क्यों होती है, बात समझ में आई, तो उसका भी रीजन आपको समझा दिया। तो ये हो गया आपका, इतनी सारी तैयारी आपको कर लेनी है। आप क्वेश्चन की थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लीजिएगा, कर लीजिएगा इधर उधर से, तो आप आश्वस्त हो जाएंगे, चलो इससे संबंधित क्वेश्चन हम अब कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये दूसरी प्राथमिक सेल का हमने एग्जाम्पल लिया है, इसका नाम है मरकरी सेल, ठीक है ना। तो मरकरी सेल शायद आप लोग देखी होगी, एकदम बटन साइज में होती है, जो वॉचेज होती हैं, जो घड़ियां होती हैं, या जो कान में सुनने की मशीन एक लगती है ना, तो जहां पर बहुत कम करंट की जरूरत होती है और लेकिन लंबे समय तक उसको स्थिर करंट की जरूरत होती है, मतलब उसमें वोल्टेज में कोई ज्यादा परिवर्तन ना हो। तो ऐसी जगहों पर हम इस प्रकार की प्राथमिक सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी मरकरी सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मरकरी सेल में क्या होता है, अगर शेप में जाएं तो आप निकाल के कभी वॉचेज में से जो डिस्चार्ज आपकी हो गई उसको देख लीजिए, तो बटन के शेप में ऐसे होती है, इस तरह से गोल गोल, ठीक ना। शेप बदल सकता है उस इक्विपमेंट के साइज के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इसका राउंड शेप ही ज़्यादातर होता है। तो इस सेल में अब जो वही मेन क्वेश्चन यहाँ भी है कि एनोड कैथोड तो होगा, लेकिन यहाँ पर एनोड किसका होगा। तो यहाँ पर जो एनोड होता है बेटा, वो जिंक अमलगम, यानी जिंक का मरकरी के साथ एक एलॉय यानी मिश्र धातु बना दी जाती है, तो उसको हम जिंक अमलगम, मरकरी जिसके साथ मिली हो या घुली हो, या मरकरी में जो घुल गई हो मेटल, तो उसको उसके नाम से बोल देते हैं। तो मरकरी के नाम पे अमलगम कह सकते हैं आप। तो जैसे जिंक के साथ मरकरी लगा दिया गया तो जिंक अमलगम, अगर सोडियम के साथ लगा दिया तो बोलेंगे सोडियम अमलगम, इस तरह से नाम होता है इसका। तो यहाँ पर एनोड जो होता है मेनली वो जिंक अमलगम का होता है, जिंक और मरकरी का एलॉय का होता है, ठीक है। और कैथोड जो होता है उसमें कैथोड में क्या करते हैं हम, HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भर दिया जाता है, और वो किस तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और इनको एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। अब इसके जो एनोड और कैथोड के बीच का स्पेस होता है उसमें विद्युत अपघट्य हमको चाहिए। तो विद्युत अपघट्य ये भी पेस्ट के फॉर्म में भरा जाता है, KOH और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होगा वो हम किस तरह यूज करेंगे, उसमें एक विद्युत अपघट्य की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एनोड पर जब ये सेल काम करेगी तो एनोड पर कौन सी अपक्रिया होगी, एनोड पर आपको पता ही है विद्युत रासायनिक सेल है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसका होगा, जिंक अमलगम का जिंक ऑक्साइड में हो जाएगा। तो जिंक अमलगम
OH माइनस आयन से इंटरेक्ट करता है, मतलब रिएक्शन करता है या उसके कांटेक्ट में आकर उससे रिएक्शन करता है, तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड और H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और साथ साथ ऑक्सीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अब यहाँ पर जो OH माइनस आया ये कहाँ से मिला हमको, तो जो हमने ये पेस्ट भर रखा है विद्युत अपघट्य का KOH, तो चूंकि KOH एक विद्युत अपघट्य है, ये वियोजित हो जाएगा K प्लस और OH माइनस में, यानी इस तरह से KOH का वियोजन हो जाता है K प्लस और OH माइनस में, तो ये OH माइनस आयन हमको मिल जाएंगे, ठीक ना। और जिंक ऑक्साइड का मॉइस्ट अगर हम बनाएंगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये कम वियोजित होगा, ये ज्यादा हो जाता है, तो OH हम मान सकते हैं कि वहां से हमको मिल रहा है। तो इस तरह से ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट से होते हुए कहाँ आएंगे, कैथोड पर आएंगे। कैथोड पर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और चूंकि नम पेस्ट लिया है तो वाटर भी होगा, यहाँ वाटर बन भी रहा है, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हमको बाहरी सर्किट से मिल रहे हैं, कैथोड पर आ रहे हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या बोला जाएगा, अपचयन, तो अपचयन हो जाएगा और मरकरी प्राप्त होगा हमको, ठीक है ना। मरकरी मिल गया हमको और ये फिर से 2 हाइड्रोक्साइड आयन फिर से लिबरेट हो गए, फ्री हो गए। तो कहने का मतलब जो यहाँ यूज हुए वह यहाँ फिर मिल गए। इसी तरह से आप देखें तो जल यहाँ पर बना और यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी हम नेट रिएक्शन देखें, देखिए तो ये इधर रिएक्टेंट साइड में, इधर ये प्रोडक्ट साइड में कैंसिल आउट हो गया, इधर ये प्रोडक्ट साइड में, इधर ये रिएक्टेंट साइड में, ये इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल आउट हो गए। तो नेट रिएक्शन आपको ये नजर आएगी, ZnHg प्लस HgO गिव्स आउट ZnO प्लस Hg। अब इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि क्या चीज नहीं है, इस रिएक्शंस में कोई आयंस नहीं है, ठीक ना। ये बहुत काम की चीज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें कोई आयंस नहीं है, इसका मतलब जो सेल है उसमें किसी आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा पूरे लाइफ टाइम। आप सेल को रखे रहिए, आप उसको यूज करिए, उसमें हमेशा क्या होगा, एक स्थिर करंट आपको मिलेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो यही इसकी खास बात होती है कि बहुत कम लेकिन स्टडी करंट, एक स्थिर धारा लगातार मिलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर किसी आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। इसके पहले देखिए जो बताया था मैंने आपको, अगर उसके रिएक्शंस पर ध्यान दीजिएगा तो उसमें आयंस इन्वॉल्व है, और आयंस इन्वॉल्व है इसलिए उसका समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, जब काफी यूज कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, वोल्टेज कम होने लगता है। आप जैसे रिमोट लिए बैठे हैं तो पहले तो बहुत दूर से पकड़ रहा था, अब क्या होगा, धीरे धीरे नजदीक जाना पड़ेगा आपको, ऐसी स्थितियां आती हैं उसमें। लेकिन इसमें पूरे लाइफ टाइम तक स्टडी करंट आपको मिलेगा। अगर आप सेल ना भी यूज करें तब भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसमें होता रहता है, इसलिए उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है, उसको आप उसी समय में यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई। तो ये था मरकरी सेल के बारे में, और ये शुष्क सेल जो दोनों थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो ये शुष्क सेल ऐसी हैं जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, द्वितीयक सेल का एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, सीसा संचायक सेल के बारे में बताते हैं, ओके। तो बच्चों आप देखिए, जो दूसरी टाइप की सेल थी द्वितीयक सेल, ठीक ना, उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है सीसा संचायक सेल का। तो एक चीज आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा है सीसा संचायक सेल और यहाँ लिखा है सीसा संचायक बैटरी। तो अब मैं जरा सा डिफरेंस, अंतर जो है इसमें दोनों में बता देता हूँ, सेल और बैटरी में क्या अंतर है। तो वास्तव में जब बैटरी हम बोलते हैं तो उसमें एक से ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ा गया होता है श्रेणी क्रम में। तो आप इसकी अगर परिभाषा देखें तो मुख्यतः ये परिभाषा बन सकती है कि श्रेणी क्रम में जुड़ी 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। 2 सेल मिला दिया हमने, 3 सेल मिला दिया, 4 सेल मिला दिया, तो वो बैटरी बोली जाएगी। अगर एक ही सेल है तो नॉर्मली उसको हम सेल कहते हैं, और अगर किसी इक्विपमेंट में, जैसे मान लीजिए कि आपके वॉल क्लॉक में एक ही सेल इस्तेमाल हो रही, तो वहां पर आप उसको बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली एक से ज्यादा सेल जब आपस में जुड़ी होती हैं तब उसको हम बैटरी कहते हैं। तो जो सीसा संचायक सेल है वो नॉर्मली सेल के फॉर्म में नहीं आती है। आप देखे होंगे अपने घरों में, तो उसमें कई सेलें अंदर एक प्लास्टिक के केबिन में पैक होती हैं। तो उसके अंदर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ये देखिए, एक हो गया ये एनोड,
हमने यहाँ साइन गलत बना दिया था। एनोड का साइन होगा नेगेटिव और कैथोड का साइन होगा पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इतना मिलकर के एक सेल बन गया, फिर इतना ये दोनों मिलकर के एक सेल, फिर ये एक सेल, फिर ये एक सेल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 सेल दिखा दिया है, वैसे 6 सेल दिखाई जाती हैं और हर एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तो आप सुने होंगे 6 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी, इस तरह से। तो अगर एक सेल का 2 वोल्ट है तो अगर हमने 4 यहाँ लगा रखे तो 8 वोल्ट करंट इससे जनरेट हो सकता है। जो वोल्टेज जनरेट होगा 8 वोल्ट का होगा। तो नॉर्मली आपको 6 और 12 की मिलेंगी, 6 वोल्ट की, और सॉरी इसमें 6 लगा होगा तो 6 का मतलब क्या हो गया कि उससे आपको कितना मिल जाएगा, अगर 6 सेल लगाई जाएंगी तो 12 वोल्ट मिल जाएगा। अगर 12 लगा दी जाए तो 24 वोल्ट का करंट आपको मिलेगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर चूंकि जो एक सेल है, ये सेल देखिए, उसका एनोड से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कैथोड से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और इन सब को अंदर अंदर जोड़ करके 2 टर्मिनल प्लस और माइनस बना दिए गए हैं। अंदर ये सब आपस में जुड़े हैं, इसीलिए इसको बैटरी कहा जा रहा है, ठीक ना। और जब हम एक ही सेल मान लो इतना यूज करें तो उसको हम सीसा संचयक सेल कहेंगे। बात अब क्लियर हो गई कि बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो एनोड है इसमें वो किसका बना होता है, लेड, स्पॉन्जी लेड का बना होता है। अब ये कैसे बनाएंगे, तो लेड को एकदम से सूक्ष्म विभाजित कर दिया जाता है, बहुत महीन तोड़ दिया जाता है उसको, ठीक ना। और फिर लेड की ही एक जाली बनाई जाती है, उसमें उसको ठूस ठूस करके भर दिया जाता है, तो वो स्पंजी हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये उस तरह का क्या बना होता है, एनोड। ये एनोड हो गया आपका एनोड, ये एनोड की तरह काम करेगा। और कैथोड में ये लेड की ऊपर जाली बनाई जाती है, उसमें लेड ऑक्साइड परतों के रूप में अंदर भरा होता है। जैसे ये मान लीजिए जाली हो गई, यहाँ पर छिद्र होंगे और इसमें परतों के रूप में क्या भर दिया जाएगा, लेड के फॉर्म में ठूस ठूस करके ये लेड ऑक्साइड भरा होगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा कैथोड की तरह, कैथोड, ठीक ना। तो आपको समझ बात आ गई होगी, कैथोड पर कौन सा मटेरियल होगा जो अपचयित होगा, लेड ऑक्साइड, और एनोड पर कौन सा मटेरियल है जो ऑक्सीकृत होगा, वो है लेड। क्योंकि एनोड पर हमेशा होना क्या है, ऑक्सीकरण, और उस पर अपचयन। तो बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कौन कहां पर, इन सारी सेलों में। यही एक मेमोराइज करने वाला फैक्ट होगा आपके लिए, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में कौन सा पदार्थ लिया जाता है, कौन सा सब्सटेंस लिया जाता है, वो है H2SO4। और जो H2SO4 यहाँ भरा जाता है उसकी सांद्रता कितना होती है, 38%, यानी 38% W/W, मतलब भार से या द्रव्यमान से। तो इसका मीनिंग तो समझा चुके हैं, आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां सब बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 100 ग्राम इस टाइप का H2SO4 लिया तो उस 100 ग्राम में 38 ग्राम H2SO4 होगा, 38 ग्राम H2SO4 का होगा। और जो शेष बच रहा है 62 ग्राम, वो कौन सा होगा, जल होगा, ठीक ना। तो 62 ग्राम जल और 38 ग्राम H2SO4 को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे 38% W/W। ओके, तो ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पर भर दिया गया। और ऑलमोस्ट इसकी जो डेंसिटी होती है 1.3 ग्राम पर ml होती है, या सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो इसका जो घनत्व होता है, यहाँ लिख देते हैं, H2SO4 का घनत्व, बल्कि हम पूरा लिख दें H2SO4 विलयन, जो यहाँ भरा गया है उसका का घनत्व ये होता है 1.3 ग्राम पर ml। यानी अगर 1 ml निकाला तो उसमें 1.3 ग्राम मौजूद होना चाहिए, ये डेंसिटी होती है। और आप देखते होंगे कि जब आपके यहाँ कभी बैटरी खराब होती है तो वो ढक्कन खोलते हैं और उसमें एक ड्रॉपर डालते हैं, उससे डेंसिटी चेक करते हैं, ठीक है ना। उससे से पता लगा लेते हैं डिस्चार्ज है कि नहीं है, क्या स्थिति है, तभी समझाएंगे आपको। तो ये हो गया आपका सीसा संचयक बैटरी, यानी सीसा संचयक। सेल भी कह सकते हैं, इस पार्ट को अगर हम ले लें तो सेल भी कह सकते हैं। तो जैसा एक सेल काम करती है वैसे सारी सेलें काम कर सकती हैं, बस उनको एक साथ जोड़ के उनसे पावर बढ़ाई जा रही है, बस इतना अंतर है दोनों में, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया H2SO4। अब जब सेल काम करेगी, ये सेल जब काम करेगी तो क्या होगा, कैथोड पर, सॉरी एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, किसका होगा, लेड का। तो जो लेड है वो ऑक्सीकृत होगा और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें SO4 माइनस माइनस आयन है, इन दोनों से इंटरेक्ट करेगा तो ये सल्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मुक्त हो गए, चूंकि ऑक्सीकरण में आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इतनी बात समझ आई। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आप देखिए लेड ऑक्साइड है आपका, वो अपचयित हो जाएगा, तो PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस जो यहां से ये आयन है ये भी आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा PbSO4, ठीक ना, PbSO4। और यहां पर जो 4 हाइड्रोजन है, एक चीज हमने नहीं लिखा यहां पर, प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे 2, ठीक है। अब ये सही हो गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से रिलीज होते हैं वो जैसे यहां से निकले तो बाहरी परिपथ से जहां आपने जोड़ रखा है इसको, वहां से होते हुए दूसरे टर्मिनल पर आएंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाएंगे, तो इनका हम यहां नीचे लिख देते हैं ऐसे, इस तरह से घुमा के, तो क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बनेगा प्लस, लेड सल्फेट हो गया प्लस 2H2O बनेगा, ओके, 2H2O बन गया प्लस, बस कंप्लीट हो गया, 2H2O बैलेंस हो गया। तो ये प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके एनोड और कैथोड पर रिएक्शन के। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगहों पर एनोड पर जब ऑक्सीकरण होगा तब भी लेड सल्फेट बनेगा, और कैथोड पर जब अपचयन होगा तब भी लेड सल्फेट बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहां पर आपको देख रहे हैं कि H+ है और सल्फेट भी है, और ये दोनों आते कहां से हैं, ये दोनों जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, इसके आयनन से, चूंकि पानी में घुला हुआ विलयन है, H2SO4 को पानी में घोला गया है, तो ये आयनित होकर के H+ मतलब वियोजित होकर के H+ और SO4 माइनस माइनस आयन जनरेट करता है। तो यही दोनों आपके यूज हो रहे हैं। तो जब आपका यहाँ पर, और देखिए रिएक्शन में बन क्या रहा है, पानी, तो जब यहाँ पर पानी बनेगा लेकिन हमारा H2SO4 कंज्यूम होता जाएगा, ये PbSO4, तो जब सेल काम करेगी तो ये रिएक्शन होंगी, एनोड पर ये होगा, कैथोड पर ये होगा, दोनों जगहों पर हमारा सल्फेट का कंजप्शन है, यानी हमारा इसका घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझे नहीं। तो इसीलिए जब एक्स्ट्रा डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बैटरी को आपने बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं चूस लिया आपने उसको यूज कर करके, तो यहां पर घनत्व बहुत कम हो जाएगा। और वो आएंगे चेक करेंगे, उन्होंने देखा एक डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा अगर घनत्व कम हो गया है, क्योंकि कुछ सल्फेट बॉटम में जमा हो जाता है तो वो रिवर्ट नहीं होता, इसलिए वो जब देख लेते हैं कि एक डेफिनेट जो एक निश्चित मान होता है कि अगर उससे भी कम हो गया तो अब ये रिचार्ज नहीं करी जा सकती, आपके फिलहाल घरों में नहीं हो पाएगी, उसको फिर हैवी रिचार्जर की जरूरत पड़ेगी, तो वहां ले जाते हैं फिर रिचार्ज करते हैं। ये चीजें शायद आपने कभी अपने जीवन में देखी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल ही डिस्चार्जिंग हुई है तो इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस सेल का जितना पोटेंशियल है, जितना बोल्ट, इस जितने बोल्ट की बैटरी है, ध्यान रखना रिचार्जिंग में सेकेंडरी सेल का जब भी हम रिचार्जिंग करेंगे तो जो सेल का पोटेंशियल होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी या सेल है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए 1.5 से ज्यादा का वोल्टेज का करंट चाहिए होगा, एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहरी स्रोत से, जहां से आप इसको जोड़ के रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे कम होगा तो कुछ नहीं होगा। तो सेकेंडरी सेल की ये खास बात होती है कि मान लीजिए इसका 24 वोल्ट है, तो अगर आपका 24 वोल्ट का इसका क्षमता है, मतलब इसका जो करंट जनरेट करेगी 24 वोल्ट का होगा, तो अगर जो आपका एक्सटर्नल स्रोत है, बाह्य स्रोत जहां से आप रिचार्ज करेंगे, तो जो रिचार्ज करने वाला स्रोत होगा, बाह्य स्रोत,
उसका वोल्टेज 24 से ज़्यादा होना चाहिए, 24 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तब इसमें कनेक्ट करने पर ये इसको रिचार्ज कर पाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर इस सेल का वोल्टेज यानी ये सेल जो है वो 24 वोल्ट की है और हम इसको किसी बाह्य स्रोत से जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करेंगे रिचार्जिंग के दौरान, और इसका भी वोल्टेज कितना हो, मतलब ये भी जो बैटरी हम लगा रहे हैं, जो करंट हम डीसी करंट जनरेट करेंगे, वो भी उसका वोल्टेज 24 वोल्ट हो, तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा था सेकेंडरी सेल में। तो आप कह सकते हैं कि सेल इस रिएक्शन स्टॉप्स हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा इस पे, ठीक ना। ना इस पर ऑक्सीकरण होगा, ना इस पर अपचयन होगा, ना इस पर ऑक्सीकरण होगा, ना इस पर अपचयन होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब रिवर्ट नहीं होगी, ना ही सेल रिएक्शन होगी, ठीक ना। अगर कम हुआ, अगर इसका मान लीजिए 24 वोल्ट से अगर जो आपने कनेक्ट कर रखा है बाह्य स्रोत से, तो मान लीजिए वो 24 वोल्ट से कम का है, तो सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रिचार्ज तो कर ही नहीं सकता, बल्कि सेल अपना काम करती रहेगी, यानी एनोड पर ऑक्सीकरण होता रहेगा और कैथोड पर अपचयन होता रहेगा, ये सेल अपना काम करती रहेगी। ओके, तो रिचार्ज करने के लिए जरूरी है कि जितना सेल का वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्ट का स्रोत उससे जोड़ा जाए और उलट करके जोड़ा जाए, जिससे रिएक्शन रिवर्ट हो सके, ठीक ना। यानी कैथोड को एनोड बना देना है और एनोड को कैथोड बना देना है। तो जब हम इसको रिचार्ज करेंगे तो फिर से क्या होगा, ये लेड सल्फेट फिर से PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लेड सल्फेट फिर से लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रिचार्जिंग के दौरान ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगी, फिर से हमको यहाँ लेड मिल जाएगा एनोड पर और कैथोड पर लेड ऑक्साइड मिल जाएगा। इस तरह से फिर से ये सेल काम करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो ये इसकी रिएक्शन है। एक मिनट, इसकी रिएक्शन हम रिचार्जिंग की आपको लिखकर दिखा देते हैं, कैसे रिचार्जिंग पर क्या रिएक्शन होगी। तो बच्चों देखिए, रिचार्जिंग के दौरान ये प्रोसेस होती है इसमें। देखिए रिचार्जिंग के दौरान तो इसमें जो बाह्य स्रोत जोड़ा जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको जो बाह्य स्रोत से कनेक्ट करेंगे तो इसको हमको बनाना है, इस जो अभी एनोड था उसको हमको कैथोड बना देना है। तो इसको पॉजिटिव एंड से जोड़ देंगे और इसको बाह्य स्रोत के किससे जोड़ देंगे, नेगेटिव एंड से। तो ये बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, एनोड। ये एनोड हो गया, अब ये कैथोड बन गया। तो आपको पता है कि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो रिचार्जिंग के दौरान एनोड पर ध्यान दो, जो आपका एनोड था वो मैंने लिखा हुआ है, एनोड पर अब क्या होगा, अपचयन की क्रिया होगी, यानी एनोड किस तरह व्यवहार कर रहा है, कैथोड की तरह, कैथोड की तरह, ठीक है ना। ये कैथोड बन चुका है, इसीलिए इस पर लेड सल्फेट जो बना था, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने की जो घटना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो एनोड जो था आपकी सेल का, वो कैथोड की तरह काम कर रहा है और उस पर अपचयन की क्रिया हो रही है। और फिर से आप देखिए यहाँ पर लेड मिल जाएगा, ये लेड मिल गया, और सल्फेट आयन जनरेट होंगे जो इस विलयन में घुल जाएंगे, ठीक है। कैथोड पर देखिए जो अब किस तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह, एनोड की तरह। तो एनोड की तरह अगर ये काम करेगा तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण की घटना होगी। तो लेड सल्फेट दोनों जगह बना था, पहले वाले रिएक्शन में आपने देखा होगा। तो लेड सल्फेट और वाटर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे और ये बनाएंगे लेड ऑक्साइड। फिर से यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि सल्फेट आयन फिर से मुक्त हो जा रहे हैं और साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी बन रहे हैं वाटर से, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की घटना को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। तो अब बच्चों देखिए, बहुत ध्यान दीजिए कि जब रिचार्जिंग करते हैं तो देखिए ये सल्फेट आयन यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी हमको सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इस विलयन में फिर से H2SO4 आ जाएगा, और जब H2SO4 आ जाएगा रिचार्जिंग के दौरान तो उसका घनत्व तो फिर से बढ़ जाएगा, और जैसे ही घनत्व तो मेंटेन हो जाएगा, ये फिर से रिचार्जिंग होना बंद हो जाएगा, मतलब ऑटो कट हो जाएगा। पहले जो इन्वर्टर्स आते थे उनको मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता था, हाथ से जाके स्विच ऑफ ऑन करना पड़ता था, ठीक ना। अब खुद ही सब हो जाता है। तो फिलहाल ये यहाँ पर घनत्व फिर से मेंटेन हो जाएगा, और जो भी इसके मतलब जो सेल को जानते हैं उसके बारे में, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो वही डेंसिटी मेजर करके
और तुरंत समझ जाएंगे बैटरी क्या है, रिचार्ज हो चुकी है, मतलब है, ठीक है ना, रिचार्ज है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम डेंसिटी मेजरमेंट से चेक कर सकते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है या फिर रिचार्ज, और कैसे वो रिगेन होता है, कैसे पुनः उसकी डेंसिटी वापस आती है। अब एक चीज और देखिए कि हम बैटरी में पानी भी डालते हैं, तो होता क्या है कि वाटर, देखिए यहाँ पर रिचार्जिंग के दौरान वाटर कंज्यूम होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक ना। और जब ये वर्क करता है तो पानी बनता है, कुछ पानी वेपोराइज होता रहता है, इसलिए पानी बाद में हमको डालना पड़ता है, क्योंकि रिचार्जिंग फिर सही से हमारी नहीं हो पाएगी अगर पानी कम पड़ गया तो। ओके, तो ये सब बातें थी सीसा संचयक सेल के बारे में जो कंप्लीट होता है। अब इसमें एक निकिल कैडमियम सेल होगी, तो उसको भी आप लोग बच्चों समझ जाइएगा, इतना मैंने थ्योरी बता दी है। तो निकिल कैडमियम भी एक अच्छी सेल है, उसका यूज अब बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, लेकिन उसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, वो छोटे में बनाई जा सकती है निकिल कैडमियम सेल। तो उसमें भी आपको नोट्स में अपने यही सब काम करना है जो मैंने किया है, आपको समझाया है। कैसे करेंगे कि उसमें भी आप निकिल कैडमियम सेल में एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, उस पर रिएक्शन कैसी होती है, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक सेल का या बैटरीज का जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इतना स्टडी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे, ठीक है ना। तो इतना स्टडी करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जिसका जो भी टॉपिक शेष रह जा रहा है वो हम आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक इसका स्टडी करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।